नेपाली राजनीति में एक नाम ऐसा है जो सत्ता से बाहर होने के बाद और भी ज्यादा मजबूती से लौट कर आता है। वो नाम है केपी शर्मा ओली। चलिए आज उनकी इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। सोचिए, एक ऐसा नेता जो जुलाई 2024 में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि चौथी बार नेपाल का प्रधानमंत्री बना। यह बात ही अपने आप में उनकी राजनीतिक पकड़ और वापसी करने की जबरदस्त क्षमता को दिखाती है। जी हां, 15 जुलाई 2024 को उन्होंने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और सत्ता में उनकी ये वापसी नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया और काफी अहम चैप्टर शुरू करती है। लेकिन सवाल यह है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। उनकी कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं, क्रांति और संघर्ष के उन दिनों में जब एक युवा नेता तैयार हो रहा था। उनकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है 1966 में, वो भी एक ऐसे दौर में जब नेपाल में राजशाही के खिलाफ धीरे धीरे आवाजें उठ रही थीं और 1970 तक वो कम्युनिस्ट पार्टी के एक फुल टाइम एक्टिव मेंबर बन चुके थे। यहीं से उनकी विचारधारा ने आकार लेना शुरू किया। लेकिन उस दौर में राजनीति की राह आसान नहीं थी। राजशाही का विरोध करने की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पूरे 14 साल जेल में, और ये कोई मामूली सजा नहीं थी। इसमें 4 साल तो उन्हें अकेले, बिल्कुल अकेले एक कोठरी में बिताने पड़े। जरा सोचिए, इस अनुभव ने उन्हें क्या बनाया होगा। और जेल से बाहर आने के बाद ही उनके करियर का, कह सकते हैं, असली पैटर्न सामने आया, कमबैक करने का। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हर चुनौती के बाद वो और भी मजबूती से उभरे। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने सरकार के हर बड़े डिपार्टमेंट को बहुत करीब से देखा था। वो होम मिनिस्टर रहे, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और फॉरेन मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी संभाली। इन भूमिकाओं ने उन्हें वो तजुर्बा दिया जो बाद में उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा बना। अब जरा उनके प्रधानमंत्री बनने के सफर को देखिए। ये अपने आप में नेपाल की अस्थिर राजनीति की कहानी कहता है। 2015, फिर 2018, 2021 में एक बहुत छोटा कार्यकाल, और अब 2024। ये बिखरे हुए कार्यकाल दिखाते हैं कि वहां गठबंधन की सरकार चलाना कितना मुश्किल काम है। अब आते हैं उनकी लीडरशिप के सबसे अहम और सबसे मुश्किल पहलू पर। नेपाल के दो शक्तिशाली पड़ोसियों भारत और चीन के साथ रिश्तों को साधना। ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। ओली ने नेपाल की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया। उन्होंने नेपाल की नीति का झुकाव चीन की तरफ बढ़ाया, खास तौर पर चीन के विशाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाकर, ताकि नेपाल को विकास के लिए नए रास्ते मिले। और देखिए, चीन की तरफ जाने का एक बड़ा मकसद था भारत पर नेपाल की जो पारंपरिक निर्भरता है उसे कम करना। ये रणनीति और भी मजबूत हुई 2015 में भारत की तरफ से हुई आर्थिक नाकेबंदी के बाद। तब ओली ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि भविष्य में नेपाल किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर न रहे। तो एक युवा क्रांतिकारी से लेकर जेल की सलाखों से गुजरकर 4 बार देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर वाकई असाधारण है। पर अब सवाल यह है कि आगे क्या। तो अगर हम उनकी पूरी कहानी को एक नजर में देखें, एक ऐसा शख्स जो 1966 से पॉलिटिक्स में है, 14 साल जेल में बिताता है, बड़े बड़े मंत्रालयों को संभालता है और आज चौथी बार देश को लीड कर रहा है। ये संघर्ष, सत्ता और वापसी की एक जबरदस्त कहानी है। और इसी के साथ हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ओली का अगला कदम क्या होगा? चौथी बार सत्ता में आकर उनका नेतृत्व नेपाल को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिशा में ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।